अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाज़रीन हज़रात और तालिब इल्म मुअल्लिमीन हज़रात। आप सोच रहे होंगे कि मुसाबिकती इम्तिहानात के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के थीरीज़ को उर्दू मीडियम में कहाँ से तलाश करें। तो इसी के फ़िक्र के नज़र हम आपके सामने लाए हैं उर्दू मीडियम में, यानी उर्दू ज़बान और साथ ही साथ आपकी मदद के लिए अंग्रेज़ी के तर्जुमे के साथ अहम नुकात अंग्रेज़ी के तर्जुमे के साथ आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो ये हमारा थर्ड यूनिट का थर्ड वीडियो है और यहाँ पर हम आपको इस वीडियो यानी हमारे इन वीडियो में इन थेरीज़ के बारे में 7 थेरीज़ हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किताबों का मुतालिया करके अलग अलग किताब में अलग अलग यानी कुछ अलग अलग ज़्यादा कम थेरीज़ थे, तो उनको मैं एक तरफ करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम क्या है इन थेरियों के बारे में पढ़ेंगे और उम्मीद है कि आप मेरा गुज़िश्ता वीडियो, हाँ, यानी पार्ट 2 और पार्ट 1 इसी सबक का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, मैंने इसमें थर्ड चैप्टर साइकोलॉजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 उम्मीद है कि आपने ये देखा होगा। इसके आगे का हिस्सा हम इस वीडियो में देखेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हमने यहाँ तक तो देखा था प्याजे का अखलाकी नशोनुमा का नजरिया लास्ट वीडियो में। तो आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो आइए हम हमारा अगला हिस्सा शुरू करें। क्या है यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग, इसके बारे में हम यहाँ पर थे। इसने क्या है अखलाकी नशोनुमा का नजरिया पेश किया, यानी मॉरल डेवलपमेंट का नजरिया, लॉरेंस कोलबर्ग। हाँ, तो लॉरेंस कोलबर्ग क्या है, ये एक अमेरिकी माहिर नफ्सियात है और माहिर तालीम जो अखलाकी तरक्की यानी अखलाकी नशोनुमा की अपने नजरिए के लिए जाना जाता है। कौन? लॉरेंस कोलबर्ग। इसकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। और इसी तरह इसी इसने किस तरह से इस मैदान में अपना रुख तब्दील किया, तो उससे पता चलता है कि जेन प्याजे जिसने इस ख्याल को मुतारुफ कराया कि अखलाकी नशोनुमा तरक्की मतलब नशोनुमा किस तरह मराहिल में होती है। तो हर सतह जिंदगी के तजुर्बात और फाल इस्तेदलाल पर मुबनी है, यानी दलील, काम हमारा दलील के साथ होना, इस तरह पर मुबनी है कि जेन प्याजे ने कहा। लेकिन लॉरेंस कोलबर्ग ने इस ख्याल को आगे बढ़ाते हुए, जेन प्याजे के ख्याल को आगे बढ़ाते हुए इस बात का जायजा लिया कि अखलाकी इस्तेदलाल यानी अखलाकी तरीके से मॉरल तौर पर दलीलों को पेश करने के लिए, सबूत पेश करने के लिए हमारे बढ़ने के साथ कैसे बदलता है, यानी हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उस तरह से हमारे ख्यालात दलील किस तरह से पेश करते हैं। इंसान जैसे उम्र में बढ़ता है, बचपन में अपनी दलील क्या पेश करता है, जवानी में क्या करता है, बुढ़ापे में क्या करता है, जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ते बढ़ते वो किस तरह से अपने ख्यालात को सबूत के साथ पेश करता है, इसके बारे में क्या है लॉरेंस कोलबर्ग ने पेश किया। तो कोहलबर्ग की बुनियादी तहकीक हिकमत अमली बच्चों और नौजवानों बालिगों के सामने फर्जी अखलाकी मुखम्मसों को पेश करना था। मुखम्मस मतलब क्या है, कहानियाँ, जिसे डिलेमास कहा जाता है अंग्रेजी में। चंद कहानियाँ पेश करके उसने क्या है यहाँ पर उनके तहकीक। तो यहाँ पर एक कहानी क्या है हमें यहाँ पर जानना है, तो ये थोड़ा आगे जानेंगे, चलो देखिएगा। फिर इन वजूहात की बुनियाद पर यानी उन मुखम्मसों की बुनियाद पर फिर इन वजूहात का तज्जिया करना था जो उन्होंने ये मानने के लिए दी थी कि किसी एक अमल की बजाय दूसरे तरीके पर अमल किया जाए। यानी क्या है यहाँ पर इन मुखमसों का इस्तेमाल करने के दौरान लॉरेंस कोलबर्ग ने मुख्तलिफ उम्र के बच्चों के साथ उस मुखम्मस मुखम्मस यानी
उस वाक्य के मुतालिक सवालात करता है, तो उनके अलग अलग उम्र के बच्चों के साथ अलग अलग जवाब आते हैं। तो उसी को क्या है इसने यहाँ पर अपने मॉरल डेवलपमेंट में पेश किया। तो कोलबर्ग ने क्या है कुल 72 निचले और मुतवस्त तबके के सफेद फार्म लोगों का इंटरव्यू किया। देखिएगा, 72 मुतवस्त, निचले और मुतवस्त है, दरमियानी तबके के, निचले तबके के लोगों के सफेद फार्म लोगों का इंटरव्यू किया। हर हर एक को अखलाकी मुखम्मसें के साथ पेश किया, यानी अखलाकी मुखम्मसें यानी अखलाकी वाक़यात पेश किया। तो क्या गरीब आदमी के लिए अपनी मर्जी मरने वाली बीवी के दवाई चोरी करना जायज़ है? ये सवाल रखा है ना। उसके एक गरीब आदमी था, हाँ, उसके ऊपर क्या है उसने एक हेंस डिलेमा कह के, ऐसे बहुत सारे डिलेमास, बहुत सारे वाक़यात, कहानियाँ उसने पेश की। उसमें ये हेंस का डिलेमा बहुत ही मशहूर है। क्या है हेंस का डिलेमा, थोड़ा सुनिएगा। ये हेंस का डिलेमा क्या है, हेंस नामी एक खातून थी, हाँ, और वो क्या है बहुत ही बीमार थी। क्या थी, बहुत ही बीमार थी, और उसे दवाइयों की अशद ज़रूरत थी। अगर दवाई ना मिलती तो वो मर जाती, ऐसा हालत था। तो उस वक्त क्या है उसका शोहर बहुत ही गरीब, लाचार, मजबूर था, और उसने क्या फिर भी क्या है अपनी बीवी के लिए उसने कुछ पैसे इकट्ठा करके मेडिकल शॉप को जाता है, दवाखाने को। तो उस वक्त के दवाखाने क्या है मेडिकल्स में जहाँ पर दवाई मिलती है, वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि उस दवा की कीमत बहुत ही महंगी है, या उस दुकानदार ने क्या है उन दवाओं का की कीमत बहुत ही दुगना या 3 गुना ज़्यादा की है। लेकिन इसकी सकत नहीं थी, इसकी ताकत नहीं थी कि उतने पैसे अदा करके अपनी बीवी को वो दवाई ला सके। लेकिन वो लाना या ना लाना, या वो चोरी करके लाना, उसके पास पैसे तो नहीं, अगर नहीं लाता तो उसकी बीवी मर जाएगी। अगर लाएगा तो वो दुकानदार क्या है उसे पैसों के बगैर नहीं देने के लिए तैयार नहीं है, दवाई फरोश शख्स। लेकिन क्या है वो चोरी करके लाना चाहता है। ऐसा एक वाक्य उसने पेश किया। तो इस पर क्या, इस डिलेमा पर, इस वाक्य पर क्या, इस मुखम्मस पर क्या है उसने मुख्तलिफ उम्र के बच्चों के साथ मुख्तलिफ सवाल किए, और उसकी बुनियाद पर ये मॉरल डेवलपमेंट का नजरिया उसने पेश किया। तो चलो इसी के मद्देनजर रखते हुए ये वो कहानी याद रखिएगा। तो इसी के मद्देनजर आगे क्या है हम इसके सतहें को जानेंगे, हैं? उसके लेवल्स और स्टेज क्या हैं देखेंगे। बच्चों के जवाबात इसके अखलाकी नशोनुमा के 6 मराहिल और अखलाकी इस्तिदलाल के 6 अलग अलग नमूने की बुनियाद पर इसने पेश की। तो लॉरेंस कोलबर्ग क्या है 10 से 16 साल के बच्चों का इंटरव्यू करने के बाद हासिल हकाइक का गहराई से मुतालिया किया और अपने अखलाकी नशोनुमा का नजरिया पेश किया। तो इसने क्या है 10 से 16 साल के बच्चों का इंटरव्यू लिया, याद रखिएगा। और 72 साल के थे, वो तमाम मुतवस्त थे, निचले तबके के थे, और सफ़ेद फार्म लड़के थे। देखिएगा, सफ़ेद फार्म लड़के, लड़कियां नहीं, वहाँ सिर्फ लड़कों का उसने क्या है इंटरव्यू लिया, सफ़ेद फार्म लड़कों का। ये भी थोड़ा याद रखिएगा, शायद सवाल आ भी सकता है। तो चलिएगा, लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या है अपने नज़रिए किस तरह से पेश किए, अपना अखलाकी नशोनुमा का नज़रिया। तो अखलाकी इस्तिदलाल के 3 दर्जे यानी सतह थे। इस्तिदलाल मतलब दलीलें, सबूत। तो अखलाकी सबूत पेश करने के लिए क्या उसने 3 दर्जात यानी जिसको सतह भी कहा जाता है पेश किया, और उन तीनों सतह में मिलाकर क्या है 6 मराहिल पेश किए, यानी हर एक सतह में लेवल में, हर एक लेवल में क्या है 2 स्टेजेस थे, हर एक लेवल में 2 स्टेजेस, हाँ, जिनसे तमाम लोग गुजरते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग स्टेज 6 तक, छठे स्टेज तक क्या है पहुंचने से पहले ही दर्दनाक सतह पर रुक जाते हैं। इस तरह से उसका ख्याल था। तो चलो ये स्टेजेस क्या क्या हैं और ये लेवल्स कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, यानी कब्ल कार्रवाई, कब्ल रिवायती अखलाकियाती सतह।
पहला स्टेज इसका, पहला लेवल सतह। और उसमें क्या है, स्टेज 1 क्या, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी फर्मा बरदारी और सजा की सीमित का मरहला है। और दूसरा स्टेज इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यानी इनफरादियत और तबादला का मरहला, ये पहले स्टेज में आता है, वह पहले लेवल में आता है। दूसरा लेवल क्या है, कन्वेंशनल मॉरलिटी, यानी रिवायती अखलाकियाती सतह। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बाहमी ताल्लुकात का मरहला जो थर्ड स्टेज है, और दूसरे लेवल का पहला स्टेज, और पूरे इसमें क्या है, थर्ड स्टेज है। और चौथा स्टेज क्या है, लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, यानी अमन व अमान अखलाकियात का मरहला। ये अखलाकियात एक अलग आना था, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, माफ कीजिएगा। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, यानी रिवायती अखलाकियात के बाद की सतह। यहाँ पर पांचवा स्टेज आते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, यानी समाजी माहिदा और इनफरादी हुकूक का मरहला। और छठा क्या है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, आलमी अखलाकी उसूल का मरहला। तो ये उसूल हैं, यानी ये 6 स्टेज हैं और 3 सतह हैं, और हर एक सतह में 2-2 स्टेज आते हैं। और इनको याद रखिएगा, सवाल ऐसा भी पूछ सकता है कितने स्टेज थे, कितने लेवल्स थे, ये भी सवाल आ सकता है। या तीसरा लेवल कौन सा है, ये भी पूछ सकता है। या पांचवा स्टेज कौन सा है, ये भी पूछ सकता है। यानी आप यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये लेवल्स यही हैं, लेकिन स्टेजेस में भी यही हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टेजेस के बारे में मैं बताया हूँ, ओबीडियंस ऑन पनिशमेंट, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ये जो है ना, ये 6 स्टेजेस, इनके नाम थोड़ा अलग अंदाज में भी पेश कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी, चाहे अंग्रेजी हो या चाहे उर्दू लैंग्वेज में। इनके मजीद अलग अलग नाम को जानने के लिए क्या है, आप गूगल का साथ लीजिएगा। गूगल में जाकर क्या है, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के टाइप कीजिए, और वहाँ पर इमेजेस पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर अलग अलग थोड़ा कुछ यही मायने रखने वाले अलग अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं मजीद मालूमात के लिए। तो चलो हम आगे बढ़ेंगे। लॉरेंस कोलबर्ग के अखलाकी नशोनुमा में पहला लेवल, पहले लेवल के बारे में। पहला लेवल क्या है हमारा, कब्ल रिवायती अखलाकियाती सतह। तो इस अखलाकियाती सतह का, कब्ल रिवायती अखलाकी सतह में पहला स्टेज फर्मा बरदारी और सजा की सीमित का मरहला है। तो यहाँ पर आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे किस तरह से। तो इस मरहले पर कोलबर्ग कहते हैं, इस मरहले पर कोलबर्ग कहते हैं कि कवानीन की पाबंदी करना जरूरी है, क्योंकि ये सजा से बचने का एक जरिया है। यानी बच्चे कानून पर अमल करना है, तो यहाँ पर देखिएगा, ये बच्चा कानून पर अमल नहीं कर रहा, तो यहाँ पर उसे सजा दी जा रही है। तो इसको क्या है, यहाँ पर एक बच्चा देख रहा है, अगर मैं भी कानून पर अमल ना करूं तो मुझे भी सजा दी जाएगी। तो इस तरह से क्या है, इस तस्वीर में यहाँ पर बताया जा रहा है कि बच्चा इनके कहने पर, उनके कानून पर खामोशी सुन रहा है, उस कानून को अमल कर रहा है। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर कानून पर अमल करना जरूरी है, वरना हमें सजा मिल जाएगी, ऐसी सोच बच्चों में होती है। हाँ, और ये क्या है, फर्स्ट स्टेज है। और ख़ास करके प्रोविंस कब्ल रिवायती अखलाकियाती सतह क्या है, 4 साल से 10 साल के दरमियान होती है। ये दोनों मरहले क्या है, दोनों स्टेजेस 4 से 10 के दरमियान होते हैं। हाँ, और इस स्टेज के बच्चे जो फर्मा बरदारी और सजा की सीमित का मरहले में रहने वाले बच्चों को अगर सवाल पूछा गया कि हिंस के लिए उसका शोहर दवाई अद्वियात, जिसको अद्वियात को मंशियात भी कहा जाता है, अद्वियात है दवा को मंशियात भी कहा जाता है, तो यहाँ पर मंशियात का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो उसका शोहर क्या है, हेंस को मंशियात चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता है तो जेल हो जाएगी। ऐसे ख्यालात ऐसे इस उम्र के बच्चों में होते हैं, यानी उस बीवी का उसे फिक्र नहीं है, लेकिन कानून क्या है, चोरी ना करना है। कानूनन चोरी करने वाला मुस्लिम है, उसे जेल में डाला जाएगा, ऐसा ख्याल बच्चों में होते हैं, चाहे वो उसका चोरी करना सही हो या गलत हो।
ये बच्चे नहीं सोचते, कानून तो कानून। इस सतह में ऐसी फिक्र, ऐसी सोच वाले बच्चे पाए जाते हैं। अब इससे थोड़ी ज्यादा उम्र वाले सेकंड स्टेज में इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज में देखिएगा इनफरादियत और तबादला का मरहला। इस मरहले में बच्चे देखिएगा, ये मरहला दो मेरे लिए इसमें क्या है पोजीशन का इजहार होता है। हाँ? देखिएगा यहाँ बच्चे बच्चे पूछते हैं मुझे क्या मिलेगा अगर मैं कानून पर अमल करूंगा, या तुम्हारे बोले हुए काम को मैं अदा करूंगा तो आप मुझे क्या देंगे, ऐसी सोच यहाँ पर रहती है। तो इसलिए इस मरहले को क्या है, टिट फॉर टैट स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, टिट फॉर टैट। और यही सवाल जो मंशियात को चोरी करने का इस उम्र के बच्चों को पूछने पर उनका जवाब देखिएगा, हेंस के लिए दवा चोरी करना दुरुस्त है क्योंकि उससे उसकी बीवी ठीक हो सकती है और फिर वो उसके लिए खाना बना सकती है। यानी वो उसको दवा ला कर देगा तो वो ठीक हो जाएगी और उसके लिए खाना बनाएगी। ऐसी सोच यहाँ पर होती है। ये इसलिए क्या है, चोरी करना मुनासिब समझते हैं, ये सोच इस उम्र के बच्चों को। अब हम आते हैं अगली सतह, रिवायती अखलाकियाती सतह। तो यहाँ पर ये क्या है, 10 साल से 13 साल की उम्र के बच्चों के दरमियान ये सतह होती है। तो ये क्या है, इसका पहला स्टेज क्या है हमारा, बाहमी ताल्लुकात का मरहला, यानी आपसी ताल्लुकात। तो फर्द एक अच्छा इंसान बनकर दूसरों की मोहब्बत और मंजूरी को बरकरार रखना या जीतना चाहता है। दूसरों के साथ क्या है, मोहब्बत और मंजूरी। तो यहाँ पर क्या है, देखिएगा इस तस्वीर में थोड़ा बताया जा रहा है, एक दूसरों के साथ क्या है, अगर मंजूर ना मिलने पर झगड़े कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक शख्स इस बच्चे को मार पीट रहा है तो दूसरा शख्स क्या है, दूसरा उसका दोस्त या सहेली उसको मारने से बचा रही है। तो इस तरह से क्या है, आपसी मोहब्बत और मंजूरी चाहते हैं एक दूसरे से, और ये कहलवाना चाहते हैं कि अगर अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, ऐसे ख्यालात अपने अंदर पैदा होते हैं। इससे वाकिफियत के तौर पर कहा जाता है, तो मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा लड़का हूँ, मैं अच्छी लड़की हूँ, ऐसे कहलवाने की सिफत इस उम्र के बच्चों में पाई जाती है, ऐसी सोच इस उम्र के बच्चों में पाई जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर इन बच्चों को अगर ये सवाल पूछा जाए कि उस चोरी के बारे में, तो इनका जवाब होगा कि हेंस को अपनी बीवी का अच्छा पार्टनर बनने के लिए स्टोर से दवा चोरी करनी चाहिए। बीवी का पार्टनर, बीवी का हमसफर अच्छा पार्टनर बनने के लिए चोरी करना चाहिए। पहले स्टेज में चोरी नहीं करना था, दूसरे स्टेज में क्या है, चोरी करे तो किस लिए चोरी करना, उसका मकसद क्या था, वो ठीक होकर उसे खाना देगी, उसे पका कर देगी, ऐसा था। लेकिन तीसरे स्टेज में क्या है, वो अच्छा पार्टनर बनने के लिए, अच्छा हमसफर बनने के लिए क्या है, वो चोरी करना मुनासिब समझते हैं इस वक्त में। और अगला स्टेज है हमारा अमन अमान और अखलाकियात का मरहला, अमन से रहना, अमान से रहना। देखिएगा, उसूलों पर अमल करते हुए अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं, अपने काम को अंजाम देते हैं कि इन पर उसूलों पर अमल करते हुए, और अथॉरिटी का एहतराम यानी इक्तदार का एहतराम करते हुए अमन और अमान को बरकरार रखने पर तवज्जो देते हैं, अमन और अमान कायम करना चाहते हैं इस उम्र के बच्चे। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, तस्वीर में भी देख सकते हैं, बच्चे क्या है, झगड़ा नहीं, क्या नहीं, खामोशी से सब के सब क्या है, अमन और अमान से रहना चाहते हैं। तो इन बच्चों को अगर ये सवाल पूछा जाए तो देखिएगा जवाब उनका क्या होगा, हेंस को मंशियात की चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये कानून के खिलाफ होगा और इसका फर्ज है कि वो कानून को बरकरार रखे। देखिएगा चौथे स्टेज में भी चोरी करने से मना किया इस तरह इस उम्र के बच्चे, क्योंकि सोच क्या थी, कानून पर अमल करना। तो पहला स्टेज और चौथा स्टेज सेम हो गया, यहाँ पर कानून पर अमल करना। हाँ, अब हम आएंगे अगली सतह, रिवायती अखलाकियात के बाद की सतह। तो ये क्या है, 13 साल से पुख्ता बलोगत तक ये वक्फा होता है, पुख्ता बलोगत यानी 18-20 तक होते हैं, शुरू होती है वहाँ, उससे भी ज्यादा उम्र 30-40 तक हो सकती है, यानी पुख्ता बलोगत तक होता है ये सतह। तो इस सतह में पांचवा स्टेज क्या कहता है, समाजी मुआहिदा और इनफरादी हुकूक का मरहला है, समाज के साथ मुआहिदा करना और अपने खुद के
क्या हुकूक हैं, उसकी तरफ सोच होती है। हाँ, देखिएगा यहाँ पर कवानीन माशरे को बरकरार रखने के लिए अहम है, यानी माशरे में अमन और अमान कायम करने के लिए, माशरे को कायम रखने के लिए, बर्बाद होने से बचाने के लिए कानून की ज़रूरत है। लेकिन माशरे के अरकान को इन मियारात पर मुत्तफिक होना चाहिए, है? और जो मियारात मतलब कानून के जो उसूल होते हैं उनको अपनाना चाहिए, ये बात कही जा रही है। अगर कवानीन तब तब्दील किया जा सकता है जब वो माशरे की ज़रूरियात को पूरा ना करे। अगर माशरे की ज़रूरत को पूरा ना करे हों, करने वाले कानून हों, तो उनको क्या करना चाहिए, तब्दील करना चाहिए। ऐसे ख्यालात इस उम्र के बच्चों में होते हैं। तो अगर इस उम्र के बच्चों को सवाल पूछा जाए तो उनका जवाब होगा कि हैंस को मंशियात चोरी करनी चाहिए, क्योंकि चोरी के खिलाफ कानून से कतई नज़र है। हर किसी को ज़िंदगी का हक है, हर किसी को ज़िंदगी का, यानी अगर वो चोरी ना करता तो उसकी बीवी मर जाएगी। इसीलिए क्या है, वो चोरी से बढ़कर क्या है, एक ज़िंदगी है। इसलिए क्या है, वो चोरी करना, ऐसे ख्याल यहाँ पर होते हैं। और छठा स्टेज है हमारा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी आलमी अखलाकियात का मरहला। तो इस उम्र के बच्चों में इंसानी जिंदगी के तकद्दुस, अदम तशद्दुद, मसावत का गहरा एहतराम और इंसानी वक़ार इसमें पाया जाता है इस स्टेज में। तो इन बच्चों को अगर सवाल पूछा जाए उस चोरी के बारे में, मंशियात के, तो यहाँ पर देखिएगा जवाब क्या होगा। हैंस को मंशियात चोरी करनी चाहिए, वो शख्स अजनबी हो ना कि उसकी बीवी, यानी दवा जो चोरी करने वाला करना है, चाहे वो बीवी, अपनी बीवी हो या कोई भी शख्स हो, किसी भी शख्स के बारे में अगर इस तरह की सिचुएशन है कि वो उससे किसी की जान बच जाती है, तो वो चोरी करना मुनासिब समझते हैं। तो वो शख्स अजनबी हो या उसकी बीवी हो, उसे अपनी ज़मीर की पैरवी करनी चाहिए। क्या ज़मीर की, उसका ज़मीर क्या कहता है, ये काम सच है या गलत है, सही है या गलत है, ये करना मुनासिब है या नामुनासिब है, ज़मीर से क्या है की बात को सुनना चाहिए। यहाँ पर कानून की बात नहीं, ज़मीर की बात के बारे में बात की गई है। तो ज़मीर कभी भी झूठ नहीं बोलता, तो इसलिए क्या है, ये ज़मीर की तरफ इशारा करता है। और पैसों की मंशियात की ख्वाहिश को इंसानी ज़िंदगी की कीमत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, पैसों की मंशियात की ख्वाहिश, यानी जो दुकानदार था, मंशियात बेचने वाला था, वो पैसे ज़्यादा कमाना चाहता था। लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि वो किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमत हो उसकी। अगर किसी की मौत का मसला है तो मंशियात उसकी कीमत कम करके हो या जैसे भी हो, उसको अदा करना चाहिए। यानी इंसानी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमत मंशियात की कीमत नहीं होनी चाहिए। ये बात यहाँ पर पेश की गई है। तो देखिए यहाँ पर तो हमने देखे 6 स्टेज हुआ। तो ये क्या है, लॉरेंस कोलबर्ग के 3 सतह और 6 स्टेज के बारे में बात करें। तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लॉरेंस कोलबर्ग ने जो अपनी सतह और स्टेजेस पेश किए, लेवल्स एंड स्टेजेस, तो उसके क्रिटिसिज्म, उसकी तनकीदी जायजा लेंगे थोड़ा। तो यहाँ पर तनकीद करने के लिए कैरोल ग्लीगन नामी शख्स ने इनकी तनकीद किस तरह से की, देखिएगा। कैरोल ग्लीगन ने कोलबर्ग के नजरिए पर तनकीद की क्योंकि ये सनफी तासुब पर मुबनी था। ये क्या है, सनफी तासुब पर मुबनी, सन्फ यानी सिर्फ लड़कों पर ही ये तजुर्बात किए गए थे। इसलिए क्या है, इसने सनफी तासुब का हवाला दिया, क्योंकि इसने नमूने के तमाम मज़ामीन मर्द थे, तमाम मर्दों पर क्या इसने अपना मॉरल डेवलपमेंट का तजुर्बा किया था, तहकीक की थी। और दूसरा क्या है, कोलबर्ग ने मगरबी सकाफत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। ये आफाकी नहीं था, आफाकी यानी पूरे आलमी सतह का, इसको आफाकी कहा जाता है। लेकिन ये क्या है, सिर्फ मगरबी सकाफत के पर ही ज़्यादा जोर दिया गया था। ये दूसरी तनकीद है इसकी।
और तीसरा क्या है, कोलबर्ग के नजरियात की सबसे अहम हद यह है कि ये हकीकी रवैये के बजाय अखलाकी इस्तिदलाल से मुताल्लुक है। हकीकी रवैया जो है उसको नहीं ज़्यादा सोचता है, यहाँ पर अखलाकी इस्तिदलाल की बात पर सोचा जाता है। तो नाकदीन ने, नाकदीन यानी तनकीद करने वाले, तनकीदी निगार को नाकदीन कहा जाता है। इन्होंने ये भी निशानदही की है कि कोलबर्ग का अखलाकी तरक्की का नज़रिया अखलाकी इंतखाबात करते वक्त इंसाफ के तस्वुर पर ज़्यादा जोर देता है। क्या? इंसाफ के तस्वुर पर कोलबर्ग का, और हमदर्दी, देख भाल और दीगर बाहमी एहसासात जैसे आमिल अखलाकी इस्तिदलाल में अहम किरदार अदा करते हैं। ये क्या है, इसकी तनकीद के मुताबिक बात पेश की गई है। तो ये रहे लॉरेंस कोलबर्ग के अखलाकी नशोनुमा का नजरिया के मुताबिक अहम नुकात। इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा, ये आपको इंशाल्लाह फायदा पहुंचाएंगे। तो अब हम आएंगे एरिक्सन का नफसी समाजी नशोनुमा का नजरिया। इसने क्या नफसी समाजी नशोनुमा का नजरिया पेश किया। क्या है इसका नफसी समाजी नशोनुमा का नजरिया? तो उसको जानने से पहले क्या है, हम उसके अहम नुकात को देखेंगे। देखिएगा, ये एरिक्सन की तस्वीर है, तो तस्वीर को भी याद रखिएगा। एरिक्सन, ये इसके नजरिए में इनफरादी, जज्बाती, तहजीबी और समाजी नशोनुमा का नजरिया है। क्या? इनफरादी, जज्बाती, तहजीबी और समाजी तमाम नुकात क्या है इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसलिए इसको साइको सोशल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो इसलिए इसे नफसी समाजी नशोनुमा का नजरिया कहा जाता है। नफसी समाजी नशोनुमा का नजरिया, साइको सोशल डेवलपमेंट, जिसको एरिक्सन ने पेश किया। तो एरिक्सन के नफसी समाजी नशोनुमा का नजरिया 5 अहम हकाइक पर मुहित है। मुहित मतलब उसके दायरे में है, 5 अहम नुकात हैं उसके दायरे में। कौन कौन से हैं? तो पहला क्या है, उमूमन लोगों में एक ही तरह की बुनियादी ज़रूरियात, बेसिक नीड्स होते हैं। हर एक इंसान के एक ही तरह के ज़रूरत होते हैं। और फर्द में अना यानी ईगो या खुदी, सुपर सेल्फ, खुदी मतलब सेल्फ की नशोनुमा उन्हीं ज़रूरियात के तय रद्दमल का नतीजा करती है। ये अना और खुदी, ये तमाम क्या है, बुनियादी ज़रूरत के तय रद्दमल जाहिर करते हैं। तो नशोनुमा के हर एक मरहले को, नशोनुमा का के हर एक मरहले में एक नफसी समाजी मुबाजरत यानी एक्सचेंज होती है। यानी हर मरहले में क्या है, वो समाजी नफसी समाज में हर एक हिस्से में क्या है, वो चैलेंज होते हैं। मुबाजरत मतलब चैलेंज होते हैं, यानी अलग अलग अंदाज के, जिसे तकनीकी तौर पर बहरान यानी क्राइसिस कहा जाता है। बहरान मतलब एक दौर उसका, और जो नशोनुमा के लिए मौका फराहम करता है। पांचवा नुक्ता क्या है, पांचवा इसका, मुख्तलिफ मराहिल में फ़र्द की तहरीक में फ़र्क होने की बात मुनक्कस होती है। इसके अंदर जो फ़र्क होता है वो अपने अक्स को जाहिर करता है। तो एरिक्सन के इस नज़रिए में मुकम्मल औकात ज़िंदगी में नशोनुमा के 8 मराहिल इसने पेश किए। कितने? कुल 8 मराहिल पेश किए। तो उसके वो 8 मराहिल हम एक करके जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो, पहला मरहला एरिक्सन का, एतमाद व मुकाबिला बेएतमाद, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये पैदाइश से लेकर 0 साल से 1.5 साल तक, 0 साल से 1.5 साल तक का वक्फा है। तो इस उम्र के बच्चे में क्या क्या खसलतें पाई जाती हैं? जिन बच्चों को अपने वालिदैन और दीगर देख रेख करने वाले अफराद से मुसलसल मुनासिब शफकत, मोहब्बत वगैरह मिलती है, उनमें एतमाद पाया जाता है। जो भी बच्चों को लेते हैं, प्यार और मोहब्बत करते हैं, जिस तरह से यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं आप, तो प्यार और मोहब्बत करने वाले क्या है, उन पर एतमाद होता है, ये हमारे हैं, ये अपने हैं, इसलिए क्या है, उनके साथ जाना, उनके साथ बैठना उठना करते हैं। जिन बच्चों को अपने वालिदैन या दीगर देख रेख करने वाले अफराद से मुसलसल मुनासिब शफकत, मोहब्बत वगैरह ना मिलने पर, डांट डपट करने, गुस्सा करने पर उनमें बेएतमाद होता है। उनसे क्या है, बच्चे उन पर भरोसा नहीं करते,
मिसट्रस्ट करते हैं, वो अपने नहीं हैं ऐसी सोच इनके अंदर पाए जाते हैं। इसलिए क्या है, उनको देखने पर, वो नजदीक आने पर क्या बच्चे रोते हैं। हाँ, ये क्या है, पहला मरहला था किसका, एरिक्सन का, सामाजिक नफसी सामाजिक मरहला, साइको सोशल डेवलपमेंट में। अब हम आएंगे दूसरा मरहला, ये खुद मुख्तारी ब मुकाबला शर्म और शुबा। शबा मतलब हया, शर्म व शबा हया, शबीहा, शबीहा यानी डाउट, शबा है शबीहा, अब एक खान आता है यहाँ पर, शबा मतलब डाउट के बारे में। तो ये क्या है, 1.5 साल से 3 साल के वक्फा है, दूसरा स्टेज 1.5 से 3 साल। जब बच्चों को अपने वालिदैन या देख रेख करने वालों में एतमाद पैदा होता है तो फिर उनमें ये एहसास पैदा होने लगता है कि उनके बर्ताव बिल्कुल अपने हैं, वो क्या है, हमारे हैं कह के सोचते हैं। तो वो खुद मुख्तारी या आज़ादी को अहमियत देने लगते हैं, वो खुद मुख्तार बनते हैं, उनके साथ उठना बैठना खेलना करना ये करते हैं बच्चे खुद मुख्तारी में। जब यानी सख्त वालिदैन की वजह से, यानी वालिदैन जैसे डांट डपट करने वाले, गुस्सा करने वाले हों तो उनकी वजह से बच्चों को अपनी सलाहियत पर शक होने लगता है, मैं जो भी काम करता हूँ ये गलत होगा ऐसा शक होता है, और वो अपने अंदर ही अंदर शर्म का एहसास करते हैं, मैं ये काम करा तो वाह, मेरी गलती हुई तो वाह, ऐसी शर्म बच्चे महसूस करते हैं। जब बच्चों को खुद मुख्तार ब मुकाबला शर्म व शबा के बहरान को कामयाबी के साथ मिल कर लेता है, यानी कामिल कर लेता है, मुकम्मल कर लेता है, तो उनमें जो नफसी समाजी इस्तिदलाल पैदा होती है, यानी इस मरहले में सही ढंग से जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनकी उम्र गुजरती है, तो आखिर में क्या है, कुव्वत इरादी उनमें बढ़ती है। क्या है, कुव्वत इरादी, यानी मैं ये काम करना, ये नहीं करना, ऐसी कुव्वत, ऐसा इरादा उनके दिमाग में बढ़ जाता है, कुव्वत इरादी। तो इस तरह से क्या है, ये कुव्वत उनमें बढ़ जाती है इस उम्र के बच्चों में। यानी ये खुद एतमादी ब मुकाबला शर्म व शुबा के मरहले में जब बच्चों को वालिदैन सही राह दिखाते हैं, ये काम गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसे डांट डपट कर क्या है उनको सीधे रास्ते पर लाते हैं, तो बच्चों के दिमाग में यह कुव्वत इरादी पैदा होता है कि ये मैं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इरादा, सही इरादे की कुव्वत उनमें पैदा होती है, जिसके नतीजे में बेशक व शुबा की हालत में भी खुलकर खुद मुख्तार और मुजाहिमत का इस्तेमाल करके बर्ताव करते हैं। यानी बच्चे क्या है, खुद मुख्तारी का इजहार करते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं करना चाहिए, और उसके मुजाहिमत यानी ये काम से मैं रुकना चाहिए, ऐसे ख्याल बच्चों में पैदा होते हैं। ये रहा दूसरा मरहला। अब हम आएंगे तीसरे मरहले की तरफ। तीसरा मरहला कहता है पहल ब मुकाबला जुर्म। पहल ब मुकाबला जुर्म ये क्या है, 3 साल से 6 साल के दरमियान, जिसे अंग्रेजी में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट कहा है। तो बच्चे गौर खौस और नए नए तजस्सुस दिखाना शुरू करते हैं, यानी कुछ नया चीज करना चाहते हैं बच्चे इस उम्र में, 3 से 6 साल में। जिस तरह से यहाँ पर एक बच्चे की तस्वीर बताई गई है, कुछ काम कर रहा है। तो अगर किसी वजह से वालिद या वालिदा बच्चों की इस पहल की तनकीद करने लगते हैं तो इसमें जुर्म का एहसास पैदा होता है। ये काम करने से क्या है, मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं जुर्म कर रहा हूँ, ऐसा एहसास बच्चों में पैदा होता है। जब बच्चों में पहल का तनासुब इस जुर्म के एहसास के तनासुब से ज़्यादा होता है, पहल का मतलब बच्चे खुद काम करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, पहल करते हैं, तो उसका तनासुब क्या है, जुर्म के एहसास से, जो जुर्म किया जाता है उन पर, उनको डांटा डपटा जाता है, रोका जाता है, तो उससे ज़्यादा होता है। तो यानी पहल बनाम जुर्म का एहसास के बहरान का जब वो अजाला करते हैं, यानी उससे आगे बढ़ जाते हैं, यानी ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ऐसे ख्यालात उनके दरमियान यानी उनके दिमाग में आते हैं। तो पहल करना, किस काम में हमें पहल करना चाहिए और किस काम से रुकना चाहिए, ये ख्यालात उनके अंदर आते हैं। तो उस वक्त एक मखसूस नफसी समाजी खूबी नशोनुमा होती है,
जिसे मकसद कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, जिसे हम मकसद के नाम से जानते हैं। मकसद, मेरा मकसद क्या है, ये काम करना है, इसको मैं हासिल करना है, ऐसे ख्याल इनमें आते हैं। और इसके नतीजे में बच्चों में बामकसद बर्ताव करने की तहरीक पैदा होती है। बामकसद बर्ताव करते हैं, इससे क्या है, हमें कुछ फायदा होता है, नहीं होता है, ऐसे ख्याल इनके अंदर पाए जाते हैं। हाँ, तो उसके बाद हम आते हैं अगला मरहला, मुशक्कत व मुकाबला कमतरी। मुशक्कत व मुकाबला कमतरी, क्या है मुशक्कत? ये 6 साल से 12 साल के दरमियान होता है। इस मरहले को माबाद तुफलियत भी कहा जाता है। ये 6 साल के बाद होता है, माबाद तुफलियत। तो बच्चे अपनी तवानाई को नए इल्म की हुस्लियाबी और जहनी महारतों को सीखने में लगाना शुरू करते हैं। देखिएगा, बच्चे नए इल्म, यानी स्कूल में अगर कोई चीज़ बता दी गई तो बच्चे क्या है, उसको घर में आकर करना शुरू करते हैं। हाँ, कोई नया नया सीखना चाहते हैं बच्चे। यहाँ वो अपनी महारतों से हासिल कामयाबी और उसकी शनाख्त से काफ़ी मुतहरिक भी होते हैं, और कामयाबी ना मिलने पर एहसास कमतरी का जज्बा पैदा होता है। कुछ चीज़ बनाने दी जाती है, बच्चों को सिखाई जाती है, तो सीखे तो खुश होते हैं, वरना क्या है, वो एहसास कमतरी, मुझे नहीं आता तो भाई, ऐसे खाया, मुझे नहीं आता, छोड़, वो ऐसी एहसास कमतरी पैदा होती है, मैं नहीं करना। इस पहलू को मुशक्कत के नाम से मंसूब किया गया। मुशक्कत, बच्चे यहाँ पर क्या है, मुशक्कत करते हैं, कोशिश करते हैं। तो तलबा मुशक्कत बनाम कम तरीके बहरान का कामयाबी के साथ अजाला कर लेते हैं, है ना। कामयाबी के तौर पर क्या है, वो उस काम में आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं। कमतरी आने पर, एहसास कमतरी होने पर भी क्या है, वो उसमें मुशक्कत मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, तो उनमें मखसूस नफसी समाजी खूबी पैदा होती है, नशो हो पाती है। वो कौन सी है, वो अहलियत है। यहाँ पर क्या है, अहलियत है। आपने देखा होगा, सबसे पहले पहले हिस्से में एतमाद आता है, दूसरे हिस्से में क्या है, दूसरे लेवल में यहाँ पर कुव्वत इरादी पैदा होती है, और पहलू ब मुकाम जुर्म में क्या है, मकसद आता है, और मुशक्कत ब मुकाबला कमतरी में अहलियत आती है, और बच्चों में काबिलियत पैदा होती है, कुछ काम करने की वजह से उनके अंदर महारत पैदा होती है। इसके नतीजे की सूरत में तलबा में ये यकीन पैदा होता है कि वो माहौल के साथ सही तरीके से हम आहंग करने के काबिल होते हैं। हम आहंग करना है, मिल जाना माहौल के साथ, ऐसे सिफत उनमें पैदा होती है। ये चौथा मरहला। पांचवा, शनाख्त ब मुकाबला उलझन। ये 12 साल से 20 साल के दरमियान होता है। शनाख्त ब मुकाबला उलझन, इस उम्र में नौ बलोगों में ये जानने की अहलियत होती है कि वो कौन है, वो किस लिए आए हैं इस दुनिया में, और वो अपनी ज़िंदगी में कहाँ जा रहे हैं, आगे क्या कर रहे हैं हम। इसे एरिक्सन ने शनाख्त का के नाम से मंसूब किया। मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहिए, मैं आगे क्या कहाँ जाना चाहिए, ऐसे ख्याल बच्चों के अंदर इस उम्र में 12 से 20 साल की उम्र के बच्चों में पैदा होते हैं। तो उसको एरिक्सन ने शनाख्त का नजरिया पेश किया, यानी बच्चे शनाख्त करते हैं, मैं ये काम करना चाहिए, मैं आगे ये बनना चाहिए, मेरा एम ये है, मेरा गोल ये है, मेरा मकसद ये है, ऐसे ख्याल बच्चों में पैदा होते हैं। तो कहाँ, 12 से 20 साल के दरमियान। तो अगर इन नौ बलोगों को बहुत नए किरदार अदा करने होते हैं इस उम्र में, 12 से 20 साल में, अगर किसी वजह से नौ बलोग मुख्तलिफ किरदार को अदा नहीं कर पाते और मुस्तकबिल का रास्ता मुतय्यन नहीं कर पाते हैं, तो वो अपनी शनाख्त के बारे में उलझनों की हालत में हो जाते हैं, यानी कोशिश करने के बावजूद भी क्या है, उन्हें उसमें कामयाबी नहीं मिलती, और वो अपने किरदार को सही तरीके से अदा नहीं कर पाते, तो आगे चलकर क्या है, उलझन में होते हैं, मैं ये कर रहा, वो किया, एक काम में नहीं, मुख्तलिफ काम करके क्या है, वो कौन सा तरतीब करना हुआ, मैं आगे बढ़ने के लिए, मेरी ज़िंदगी को स्टेबल बनाने के लिए क्या करना, ऐसे उलझनों में क्या है, वो गिर जाते हैं। जब शनाख्त ब मुकबला उलझन के बहरान का अजाला कर लेते हैं, सोल्यूशन निकाल लेते हैं, तो उसमें एक ख़ास समाजी नफसी तासीर पैदा होती है, वो है फ़र्ज शनासी। क्या, फ़र्ज शनासी के नाम से मंसूब किया गया है, वो फ़र्ज में ये करना चाहिए, ऐसे फ़र्ज के अंदर आता है। उसका बाद मेल व मुकाबला तन्हाई। मेल ब मुकाबला तन्हाई, क्या है मेल ब मुकाबला तन्हाई? यहाँ पर इंटीमेसी वर्सेस सोल्यूशन, यहाँ पर
यानी ये 20 साल से 45 साल के उम्र के दरमियान होता है। ये इब्तिदाई पुख्तगी का ज़माना है, इब्तिदाई पुख्तगी यहाँ पर शुरू होती है। इस मरहले में फ़र्द दूसरों के साथ एक मुस्बत रिश्ता ताबीर करना शुरू होता है। एक दूसरे के साथ क्या है, मुस्बत रिश्ता, यानी शादी ब्याह वगैरह करके अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करता है। जब फ़र्द में दूसरों के साथ क़ुर्बत का एहसास नशोनुमा पाता है, क़ुर्बत यानी करीब जाने का एहसास होता है, तो वो अपने आप को दूसरों के लिए वक्फ कर देता है, अपने आप को दूसरों के लिए वक्फ करता है। क्या है, जो लोग दूसरों के साथ इस तरीके से क़ुर्बत पैदा नहीं कर पाते, वो समाजी तौर पर तन्हा हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से एक समाज में नहीं आते, तो वो तन्हाई महसूस करते हैं, अकेलेपन में जिंदगी गुजारते हैं। उसके बाद हम आते हैं अगला हिस्सा, 7वां, तौलीद ब मुकाबला जमूद। तौलीद ब मुकाबला जमूद। ये स्टेज क्या है, 45 से 65 साल का वक्फा है। तो इस उम्र में फर्द में तौलीद का एहसास पैदा होता है। तौलीद यानी जनरेटिविटी, यानी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। तो तौलीद से मुराद अगली नस्ल में कुछ मुस्बत चीज़ों को मुंतकिली करने से है, अगली नस्ल में कुछ मुस्बत चीज़ें मुंतकिल करना। तो ऐसा एहसास इस उम्र में पैदा होता है। हालांकि इससे पहले ही शादी होकर बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन क्या है, यहाँ पर एरिक्सन के ख्यालात के हिसाब से यहाँ पर उसने इसको डाला है, तौलीद ब मुकाबला है जमूद कह के। यानी ज़्यादातर क्या है, यहाँ तक क्या है, बच्चे हो जाते हैं 45 उम्र तक, इसकी सोच के साथ। इसके बाद उन बच्चों के लिए कुछ, अगली नस्ल के लिए कुछ सोचता है। अगर इतनी उम्र के बावजूद भी उन्हें बच्चे ना हो जाए या उनकी नस्ल आगे ना बढ़ पाए, तो क्या होता है देखिएगा, जब फर्द में तौलीद की फिक्र नहीं पैदा होती है ना, तो औलाद उसकी नहीं होती कोशिश करने के बावजूद, तो इससे उसमें जमूद पैदा हो जाता है, यानी जमूद यानी जमा हो जाना, ख्यालात क्या है, उसके पस्त हो जाते हैं। ऐसी हालत में फर्द में ये एहसास पैदा होता है कि वो अपनी अगली नस्ल के लिए कुछ भी नहीं कर सका, अपनी अगली नस्ल के लिए कुछ भी नहीं कर सका। यानी चाहे तो यहाँ पर इसके अलग और एक सोच में यहाँ पर क्या 45 एज तक ये आता है। तो यहाँ पर क्या है, अगली नस्ल के लिए कुछ करना, इसका मतलब ये है कि मेहनत मुशक्क़त करके कुछ कमाना, बच्चों के लिए कुछ जायदाद प्रॉपर्टी जमा करके रखना, ये भी हो सकता है इसके एरिक्सन की नज़र के हिसाब से। तौलीद ब मुकाबला जमूद, यानी अपनी ज़िंदगी में इस उम्र में, ज़्यादातर उम्र में, इस उम्र में क्या है, कमा कर क्या है, बच्चों के लिए कुछ जमा करके रखने की कोशिश करते हैं। तो ये भी इसके इस हिसाब से हो सकता है कि वो अपनी अगली नस्ल के लिए कुछ किया है या नहीं किया है। अगर मेहनत करके कुछ किया है तो खुश होगा, नहीं किया हो तो आगे देखिएगा। कुलियत ब मुकाबला मायूसी यहाँ पर आता है, 45 एज से आगे होता है, यानी बुढ़ापा का ज़माना भी कहा जाता है इसको। तो इस उम्र में फ़र्द का ज़हनी मुस्तकबिल से हटकर अपने गुजरे दिनों में, खुसूसन उसमें हासिल कामयाबियों और नाकामयाबियों की जानिब ज़्यादा होता है, गुजरे हुए दिनों के बारे में। अगर फ़र्द साबिका ज़िंदगी का तयन कदर मुस्बत तौर पर करता है अपने गुजरे हुए दिनों के बारे में, यानी कामयाबी ज़्यादा और नाकामी कम होने का एहसास करता है, तो वो कुलियत का एहसास होता है इसमें। कुलियत यानी खुशी एहसास महसूस करता है, कुलियत कहा गया है उसको। तो समाजी जज्बाती अमल पर तवज्जो देता है और उनकी वजाहत एक नमू पजीर ढांचा में करता है। और कॉलेज के तलबा और बालिगों को समझने में इनके ज़रिए पेश करदा शनाख्त के तौर पर, शनाख्त के तस्वुर को माहिरीन तालीम के ज़रिए काफ़ी शताइश मिली है इसके, यानी एरिक्सन के नज़रिए से कॉलेज के तलबा और बालिगों को। तो इस लिहाज से क्या है, अगर वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए कामयाबी कम और नाकामी ज़्यादा हो, तो वो मायूसी का शिकार हो जाता है इस उम्र में। इस तरह से एरिक्सन के नज़रिए हैं। तो हम आगे देखेंगे कि एरिक्सन के हुदूद क्या क्या हैं और उसकी नज़रिए की ताकतें कौन से हैं। तो नफ्सियाती नज़रिए की एक खूबी ये है कि ये हमें इंसानों की समाजी फितरत और समाजी ताल्लुकात के नशोनुमा पर अहम असर व रसूख पर जोर देने की इजाज़त देता है। सिर्फ क्या है, समाजी ताल्लुकात
और समाजी फितरत के बारे में ज़्यादा जोर दिया गया है इसमें। कुछ तहकीक से पता चलता है कि जो लोग नौजवानी और दौरान मजबूत ज़ाती शनाख्त बनाते हैं, नौजवानी और दौरान मजबूत क्या है, ज़ाती शनाख्त बनाते हैं, वो वो इब्तदाई जवानी के दौरान मुबाशिरत ताल्लुकात बनाने की बेहतर सलाहियत रखते हैं। ये इसके अंदर ताकत, ये क्या है सवाल है, सलाहियत है, ताकत है। मुबाशिरत के दौरान यानी जवानी के दौर में क्या है, वो अच्छे ताल्लुकात पैदा कर सकते हैं। इसके हुदूद क्या हैं, क्रिटिसिज्म यानी हदें, इसके बालिग जिंदगी की बनिस्बत बचपन और बचपन पर ज़्यादा तवज्जो दी गई है इसमें, और इसमें इसकी हिमायत करने के लिए तजुर्बाती सबूतों की कमी है। फिर भी क्या है, पर तजुर्बाती सबूत क्या है, इसमें कम पाए गए हैं। तो ये रहे एरिक्सन के समाजी नशोनुमा के नजरिए के बारे में अहम मालूमात। तो अब हम आएंगे अगले हिस्से में, वाइगॉट्स्की का समाजी व सकाफती नशोनुमा का नजरिया। वाइगॉट्स्की का समाजी व सकाफती नशोनुमा का नजरिए के बारे में। इस नजरिए को पेश करने वाला शख्स कौन था, लियो वाइगॉट्स्की। आप उसकी तस्वीर भी देख रहे हैं, लियो वाइगॉट्स्की। वाइगॉट्स्की लेकिन याद रखिएगा, नाम तो आपको मालूम है, वाइगॉट्स्की अंग्रेजी में देखिएगा। प्याजे की तरह वाइगॉट्स्की का ख्याल है कि छोटे बच्चे तजस्सुस होते हैं, जुस्तजू वाले होते हैं। उनकी अपनी तालीम, नई तफहीम जिसे स्कीमा कहा गया की दरियाफत और नशोनुमा में फ़ाल तौर पर शामिल होते हैं। नशोनुमा में फ़ाल तौर पर प्याजे की तरह क्या है, वाइगॉट्स्की ने अपने ख्यालात पेश किए। वाइगॉट्स्की ने तरक्की के अमल में, नशोनुमा के अमल में समाजी शराकत पर ज़्यादा जोर दिया। समाज को शराकत में ज़्यादा जोर दिया, समाज को शामिल किया नशोनुमा के अमल में। कौन है, वाइगॉट्स्की। जबकि प्याजे ने खुद से शुरू हो गई दरियाफत पर जोर दिया, खुद से जो शुरू होता है प्याजे, लेकिन इसने समाज को ज़्यादा जोर दिया, इसने खुद को जोर दिया, कौन, प्याजे। तो इस तरह से वाइगॉट्स्की के क्या है, नज़रिए में तस्वुरात पाए जाते हैं। हालांकि इसने अपने स्टेजेस, तो कोई भी स्टेज बयान नहीं किया इसने, वाइगॉट्स्की इसके स्टेजेस नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्या है, चंद अहम तस्वुरात इसने पेश किए। वो तस्वुरात कौन कौन से हैं देखिएगा, कल्चर स्पेसिफिक टूल्स और लैंग्वेज डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, यमोके मतलब मोर नॉलेज अदर्स, और रेसिपल टीचिंग। ये अहम इसके तस्वुरात हैं। इन तस्वुरात के बारे में हम आगे जानेंगे। तो उसको जानने से पहले आप हमारा ये हिस्सा ताउनी मादरी ज़बान के बारे में ये नोट है, पढ़ लीजिएगा और इस पर अमल कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। आपकी खिदमत में इसी तरह हमारी मेहनत चाहते हैं, तो इस पर अमल कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, इन क्लासेस के बारे में क्या है, किस तरह से पेमेंट करना चाहिए, उसके स्टेप्स यहाँ पर बताए हैं। यानी हमारे इस वीडियो ही के निचले हिस्से में जो थैंक्स है, सुपर थैंक्स वगैरह, तो यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाकर अपने अकाउंट से डायरेक्टली हम क्या है पे कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद यानी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आप रकम अदा कर सकते हैं, अपनी ताकत के मुताबिक, चाहे 100 40 हो, 50 हो, 40 से 100 200 या उससे भी ज़्यादा भी आप अदा कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर क्या है, पेमेंट करने के बाद मेरा यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर क्या है, मुझे आपकी पे स्लिप और अपना नाम के साथ क्या है भेज दीजिएगा। मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा, इंशाल्लाह आपकी मज़ीद खिदमत करते रहूँगा। और साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि आप क्या है, हमारे इस टेलीग्राम और व्हाट्सअप इन दोनों ग्रुपों में ज्वाइन हो जाएगा। आपको हमारे चैनल से आने वाली तमाम वीडियोज़ या कभी कभार नोट्स वगैरह भी, यानी कुछ अहम नुकात, अहम PDFs वगैरह भी क्या है हम यहाँ पर
अरसाल करते हैं, शेयर करते हैं, तो वहाँ से आप उनको हासिल कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम आएंगे वाइगोस्की के बारे में। वाइगोस्की का समाजी और सकाफती नज़रिए के अंदर प्याजे ने क्या बात की? प्याजे ने पहले नशोनुमा फिर जबान कहा। प्याजे ने क्या है, पहले इंसान नशोनुमा पाता है, बाद में उसकी जबान परवान चढ़ती है, जबान सीखता है। लेकिन वाइगोस्की ने ऐसा नहीं कहा। वाइगोस्की ने कहा कि इंसान पहले जबान सीखता है, बाद में वो नशोनुमा पाता है। ये वाइगोस्की ने इस तरह से अपने ख्यालात पेश किए। तो ये वाइगोस्की के क्या है, जबान की 3 शक्लों में फ़र्क का दिया है वाइगोस्की ने। जबान को 3 शक्लें कौन से? समाजी तकरीर यानी बैरूनी स्पीच, बैरूनी तकरीर कहा है, अना पर मबनी तकरीर और अंदरूनी तकरीर। इस तरह से इसने 3 शक्ल, जबान की 3 शक्लों में फ़र्क ज़ाहिर की। उसके उन तीनों शक्लों के फ़र्क को जानने से पहले क्या है, नजी तकरीर, प्राइड स्पीच क्या है, उसके बारे में जानेंगे। ये नजी तकरीर क्या है? इसका मतलब ये है कि ये उस वक्त होता है जब बच्चे खुद से बात करते हैं। नजी तकरीर यानी खुद से बात करते हैं। नजी तकरीर का कबूल अदाकारी के तरीकों में तब्दील किया जाता है। यानी अदा, बच्चे क्या है, उन बातों को अपनी अदाकारी से पेश करते हैं। वाइगोस्की ने मशवरा दिया कि बच्चे किसी अमल के ज़रिए अपनी रहनुमाई के तरीके के तौर पर खुद से बात करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? खुद से बात करते हैं। और इन्होंने कहा कि बच्चों की उम्र के साथ साथ नजी तकरीर में तब्दीली आती है ना, खुद के जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ते जाती है तो अपनी खुद की निजी तकरीर में क्या है, वो तब्दीली लाता है। जब वो छोटे होते हैं तो वो बेरोनी यानी ऊंची आवाज में बात करते हैं। जिस तरह से हमने स्टेप्स देखा था, पहला स्टेप बेरोनी तौर पर शुरू करते हैं, लेकिन बाद में वो उनकी उम्र के साथ साथ क्या है, अंदरूनी यानी अपने अंदर बोलना शुरू करते हैं। अंदरूनी स्पीच और बेरोनी स्पीच क्या है, इसको हम अगले स्लाइड में देखें। अगले स्लाइड मतलब इसके बाद ही थोड़े ही वक्त में। ज्यादा काबिल लोगों के साथ ताल्लुकात के जरिए बच्चे मालूमात हासिल करते हैं। काबिल लोगों के साथ अगर बच्चे मालूमात हासिल करते हैं और इस समझ को अपनी निजी तकरीर में इस्तेमाल करते हैं। वाइगोस्की ने सोचा कि निजी तकरीर से ये जाहिर होता है कि बच्चे किस तरह दूसरों की तरफ से दी गई मदद को अपने सोचने के अंदाज में मदद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में इसने अपनी स्पीच में, इस ख्याल में पेश किया। तो इसका बैरूनी तकरीर क्या है, देखिएगा बैरूनी अंदरूनी के बारे में। इस बैरूनी तकरीर को समाजी तकरीर भी कहा गया। क्या है समाजी तकरीर? हाँ, देखिएगा। किसी भी तरह से इस तकरीर का ताल्लुक अकल या सोच से नहीं। ठीक है, अकल या सोच से इसका ताल्लुक नहीं है। इस मरहले में एक बच्चे दूसरों के रवैये को कंट्रोल करने के लिए तकरीर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अकल या सोच से नहीं होता। जो बच्चे तकरीर करते हैं, बात करते हैं, सोच समझ कर नहीं करते, अकल से नहीं करते, जो भी आता है ध्यान नहीं बोलते हैं बच्चे। ये पहला स्टेज है। हाँ, हाँ, इस मामले में क्या है, बच्चे दूसरों के रवैये को कंट्रोल करने के लिए तकरीर करते हैं। यानी दूसरे को मारना चाहते हैं, कुछ बुलाना चाहते हैं, कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो उनके उस रोल को कंट्रोल करने के लिए, मैं करता हूँ, नहीं करता, मैं नहीं आता, ऐसे कंट्रोल करने के लिए क्या है, बात करते हैं बच्चे। तो एक बच्चा सादा ख्यालात और जज्बात के इजहार के लिए तकरीर का इस्तेमाल करता है, जैसे कि रोना, हंसना, चीखना। ये तमाम क्या है, सोशल स्पीच यानी एक्सटर्नल स्पीच के अंदर आते हैं, रोना, हंसना। इस तरह से करके क्या है, उन लोगों पर यानी अपने घर वालों पर कंट्रोल पाता है बच्चा। दूसरा है, पहला स्टेज देखिएगा, ये फर्स्ट स्टेज है। दूसरा स्टेज 3 से 7 साल का है, 3 साल से पहले का वक्फा हो, ये 3 से 7 साल का पहला वक्फा। तो ये खुद साख्ता तकरीर या नजी तकरीर यहाँ पर कहा गया। तो नजी तकरीर हमने अभी अभी देखा था, एक्चुअली वो यहाँ पर आना था, मैंने उसको वहाँ पर पेश किया, तो वो यहाँ पर आना था, तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। नजी तकरीर जो 7 साल से 3 साल के दरमियान होता है, ये सेकंड स्टेज है। ये पहले मरहले की कदीम और इंतहाई अवामी समाजी तकरीर है। पहले मरहले की कदीम
इंतहाई अवामी समाजी तकरीर है। और तीसरे मरहले की ज्यादा नफीस और इंतहाई नजी अंदरूनी तकरीर के दरमियान एक पुल की तरह काम करता है, यानी इन दोनों को जोड़ता है, पहले मरहला और तीसरे मरहले को जोड़ने वाला दरमियानी मरहला। इसको क्या है, लेफ्रॉन्ग कोइस नामी शख्स ने इस बात को पेश किया। इस मरहले में बच्चे अक्सर खुद से बात करते हैं, और चाहे कोई उनकी बात सुन रहा हो या ना सुन रहा हो, वो खुद से बात करने कुछ बात करना शुरू करते हैं बच्चे। वो अपने रवैये की रहनुमाई करने की कोशिश में ऊंची आवाज में सोचते हैं। ऊंची आवाज में सोचना मतलब बात करते करते ही सोचते हैं। तो वो इसके बारे में बात कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं, जैसा कि वो करते हैं। वो दलील देते हैं कि अगर उनके रवैये को हिदायत देना है तो जबान बोली जानी चाहिए, यानी कुछ बोलना चाहिए, बोल करके उनके रवैये को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से इसने अपनी बात पेश की। और तीसरा स्टेज आता है यहाँ पर अंदरूनी तकरीर, इनर स्पीच, थर्ड स्टेज। ये क्या है, 7 साल के बाद आता है। ये क्या है, इनर स्पीच के बारे में देखिए गए हैं। बच्चा यहाँ पर सोच कर, थिंक करके बात करता है, सेंस डोमेन यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, इनर स्पीच। और एक्सटर्नल स्पीच यहाँ पर क्या है, लिखना, फोकसिंग ऑन मीनिंग, मीनिंग पर क्या है ज़्यादा फोकस दिया जाता है। तो देखिएगा ये इनर अंदरूनी स्पीच क्या है। एक्सटर्नल स्पीच, एक्चुअली एक्सटर्नल स्पीच वहाँ पर नहीं आता। चलिए पहले देखिएगा, ये तकरीर की तरक्की का आखिरी मरहला है। ये अंदरूनी और बे आवाज तकरीर है, ये आखिरी मरहला भी है। और अंदरूनी और बे आवाज तकरीर है, बच्चे ज़्यादा नहीं बोलते, आवाज़ नहीं करते और तकरीर करते हैं, सही बात बोलते हैं। ये तकरीर की वो किस्म है जो बड़े बच्चों और बड़ों के जरिए इस्तेमाल की जाती है। ज़्यादातर बड़े बच्चे बड़े इस्तेमाल करते हैं, बात करते हैं। इस किस्म की तकरीर में हमें अपनी सोच और तर्ज अमल को हिदायत करने की इजाज़त होती है, अपनी सोच को और तर्ज अमल को। और इस बार जब कोई इस आखिरी मरहले तक पहुंच जाता है तो वो तमाम किस्म के आला दिमागी अफाल में मशगूल होता है, यानी तमाम किस्म के ख्यालात, यानी उसके अंदर वो तरक्की कर पाते हैं, आला दिमागी अफाल। और इस मरहले में कोई शख्स अपने सर में शुमार करने और मंतकी मेमोरी का इस्तेमाल करने के काबिल होता है। अपने सर में शुमार करने में अपने दिमाग में क्या है, सही सोच लाने के काबिल होता है। मौरूसी ताल्लुकात और अंदरूनी निशानियां इसमें पाए जाने की वजह से ये होता है। ये रहा अंदरूनी तकरीर के बारे में। अब हम आएंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कुर्बत की तरक्की का नशोनुमा, नशोनुमा का जोन। ये तरक्की यहाँ पर जो लफ्ज़ है, यहाँ पर नशोनुमा आना था, यहाँ पर तरक्की एक्चुअली नशोनुमा आना है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा उसको। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर एक तस्वीर देख रहे होंगे, हाँ, इस तस्वीर में ये पहला हिस्सा क्या है, वाट कैन आई डू, यानी बच्चा जो कर सकता है, क्या मैं कर सकता हूँ, ये क्या है, एक हिस्सा है। उसके बाद एक है वाट कैन डू विथ हेल्प, दूसरों की मदद से मैं जो कर सकता हूँ। और तीसरा हिस्सा है वाट आई कांट डू, यानी क्या मैं नहीं कर सकता, चाहे वो कोई किसी की मदद हो या ना हो, वहां पर किसी की मदद के बावजूद भी मैं वो काम नहीं कर सकता। इसे वाट कांट आई डू के बारे में बताया है। तो इन 3 सर्कल्स में, इन 3 दायरों में, ये दरमियान का जो दायरा है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मदद के जरिए काम करता है। इसी को क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, यानी वहां पर करीब है, नशोनुमा के करीबी का जोन है, यहाँ तक पहुंच सकता है। तो करीब की तरक्की का जोन इस फर्क की तरफ इशारा करता है कि सीखने वाला
मदद के बगैर क्या कर सकता है, और एक हुनरमंद साथी की रहनुमाई और हौसला अफजाई से वो क्या हासिल कर सकता है, यानी मदद के जरिए वो क्या हासिल कर सकता है, वही क्या यहाँ पर बताई गई है। और ये बच्चा जो खुद कर सकता है उसको ZAD कहा गया है, ये ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ZAD मतलब जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट, यानी खुद वक्त या उस जोन में रहता है। इस तरह इस्तिलाह करीबी यानी प्रॉक्सिमल, करीबी यानी प्रॉक्सिमल से मुराद वो महारतें हैं जिन पर सीखने वाला महारत हासिल करने के करीब होता है। क्या होता है? करीब होता है, महारत हासिल करने के करीब, यानी किसी की मदद से वो अपनी महारत को मुकम्मल करता है, उसी को क्या है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा गया। हाँ। तो इस प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में स्कैफोल्डिंग आता है। स्कैफोल्डिंग ये प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का एक हिस्सा है वो, और उसके अंदर क्या है, ये स्कैफोल्डिंग क्या है, सहारा देना है, सहारा देना। अब यहाँ पर बताया गया है इस पहले नुक्ते में कि सहारा, इसके लफ्जी माने बताए गए स्कैफोल्डिंग के, सहारा देने के, जिसे स्काफोल्ड या स्टेंजिंग भी कहा जाता है। ये आरजी ढांचा है। कैसा? आरजी ढांचा, यानी मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि घर की बिल्डिंग तैयार करने के लिए क्या है, स्लैब डालने से पहले वहाँ पर स्लैब, RCC स्लैब डालने से पहले क्या है, उसको सहारे के लिए बम्बूज दी जाती हैं, और ऊपर क्या है, उसका एक छत, फर्जी छत तय कर लिया जाता है, और कंक्रीट डालने के बाद 40 या 50 दिन के बाद क्या है, वो निकाला जाता है। वो 40-50 दिन के लिए इतना ही आर्जी होता है, बाद में उसको निकालने के बाद क्या, वो मजबूत होता है घर, यानी वो सहारा दिया जाता है कि उस घर को मजबूत करने के लिए। तो उसी तरह क्या है, ये आर्जी ढांचा है स्कैफोल्डिंग, जिसे काम के अमले की मदद से, यानी काम करने वाले की मदद से इस्तेमाल किया जाता है, और इमारतों, पुलों और दीगर तमाम इंसानों के बनाए हुए ढांचे की तामीर, देखभाल और मरम्मत में मदद के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। लेकिन वाइगॉट्स्की ने स्कैफोल्डिंग को यहाँ पर तालीमी मैदान में कैसा इस्तेमाल किया, देखिएगा। वाइगॉट्स्की ने तदरीसी महारतों की एक तारीफ तैयार की जो असातिजा इन तरीकों पर मरकूज करता है। हाँ, यानी इन्होंने इसकी तारीफ इस तरह की कि तालीम याफ्ता नशोनुमा में माउन करते हैं, यानी बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए और उस अगले मरहले या सतह तक पहुंचने के लिए माउन ढांचा फराहम करता है, करने में असातिजा और दीगर किरदार लोग क्या है, मदद कर सकते हैं, दीगर किरदार अदा कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि स्कैफोल्डिंग में अहम काम, स्कैफोल्डिंग में कौन आते हैं, वालिदैन, दोस्त अहबाब यानी कलीग्स, पेरेंट्स, कलीग्स एंड टीचर्स। ये तमाम क्या है, किसी शख्स को, बच्चे को आगे बढ़ाने में, तरक्की करने में, यानी उसको सहारा देते हो, ये कुछ काम कर रहा है तो उसे सहारा देकर उसमें पुख्तगी कायम करते हैं, ये सहारा देना क्या है, कहलाता है स्कैफोल्डिंग। यानी स्कैफोल्डिंग देखिएगा यहाँ पर बताया गया है, कांट सॉल्व प्रॉब्लम, यानी कुछ काम नहीं कर सकता हो तो उस वक्त क्या है, कैन सॉल्व हेल्प ऑफ स्कैफोल्डिंग, यानी वो काम जो बच्चा नहीं कर सकता था उसको किसी की मदद से क्या है, वो काम करने के काबिल हो रहा है। हाँ, तो कैन सॉल्व इंडिपेंडेंटली, यानी किसी की मदद से हल करके वो खुद भी बाद में आगे उसको आजादाना तौर पर खुद हल कर सकता है, ऐसी सलाहियत पाई जाती है। यही क्या है, स्कैफोल्डिंग है। ठीक है, क्या कहलाती है, स्कैफोल्डिंग, यानी किसी के सहारे से उसके अंदर वो सलाहियत आना। तो ये स्कैफोल्डिंग क्या है, ZOP यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर यमो की मोर नॉलेजेबल अदर्स, ज्यादा जानने वाला दूसरा, ये भी क्या है, ZOP का ही एक हिस्सा है। यानी ZOP का हिस्सा मतलब ये स्कैफोल्डिंग का हिस्सा भी है। देखिएगा यमो की मोर नॉलेजेबल अदर्स, ज्यादा जानने वाला दूसरा वो होता है जिसके पास सीखने वाले से ज्यादा इल्म होता है। सीखने वाले से ज्यादा इल्म, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मतलब आपसे ज्यादा इल्म मुझे है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी इम्तिहान में स्कैफोल्डिंग कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ। तो आओ, ये इम्तिहान में कामयाबी लेना क्या है, ये ZOP है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इस तरह से क्या है, सीखने वाला से ज्यादा इल्म होता है, किसके पास, ज्यादा जानने वाले दूसरे के पास, वो अपने सीखने के अमल के दौरान उन्हें हिदायत
फराहम करने के काबिल होता है, हिदायत फराहम करता है। और हाँ, यमों के यानी सीखने वाले को इल्म के डोमेन्स यानी पेचीदा महारतों की नशोनुमा के बारे में सीखने वाले की समझ में मदद करने के लिए सहारा फराहम करता है। या सहारा, स्कैफोल्डिंग यहाँ भी आया। देखिएगा यहाँ इस तस्वीर में व्हाट इज नोन, गाइडेंस फ्रॉम अ नॉलेजेबल पर्सन, व्हाट इज नॉट नोन और न्यू स्किल। यानी एक कुछ बच्चे को मालूम होता है, कुछ नहीं मालूम होता। तो नहीं मालूम मतलब नई स्किल है। तो नई स्किल को जानने के लिए क्या है, बच्चा क्या करता है, कुछ मालूम रहने वाले शख्स से उन मालूमात को हासिल करता है। तो ये मालूमात देने वाला शख्स कौन है, स्कैफोल्ड। मालूमात देना मतलब स्कैफोल्डिंग है। ये शख्स है, ये फेल है, ये गोल है, जेडओपी क्या है, ये जेडओपी गोल है। तो ये स्कैफोल्डिंग यमो के ये तो दोनों भी क्या है, जेडपी डी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आते हैं। याद रखिएगा। तो अब हम आते हैं बाहमी तालीम यानी रेसिपिकल टीचिंग के बारे में, वाइगॉट्स्की के इस नजरिए के बारे में। देखिए आपको यहाँ एक तस्वीर दिख रही होगी, समरी, आस्क क्वेश्चन, क्लैरिफाई, फोर फोरकास्ट। देखिए बाहमी तालीम वाइगॉट्स्की के नजरियात का असली इतलाक है। असली मतलब जदीद दौर का इतलाक है ये बाहमी तालीम। तो इसका इस्तेमाल तलबा की मतन से सीखने की सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। किसका, बाहमी तालीम का। इस तरीक़ेकार में उस्ताद और तलबा चार अहम महारतों को सीखते हैं और उन पर अमल करने में ताउन करते हैं। वो चार महारतें कौन से, खुलासा करना, समरी देना, उसके बाद सवाल करना, आस्क अ क्वेश्चन, और उसके बाद वजाहत करना यानी क्लैरिफाई करना, उसके बाद पेशन गोई करना और उसके बारे में ये बात इस तरह से हो सकती है। तो ये चारों स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप आते हैं बाहमी तालीम में, इसके बारे में भी याद रखिएगा। तो इस तरह से क्या है, ये वाइगॉट्स्की ने अपने नजरियात पेश किए। तो वाइगॉट्स्की के नजरियात के साथ साथ हम आगे देखेंगे पैजेट, कोलबर्ग और वाइगॉट्स्की के नजरियात के दरमियान मुमासिलत और फर्क क्या है। इन तीनों के दरमियान मुमासिलत और फर्क क्या है। देखिएगा पैजेट और कोलबर्ग ये दोनों क्या कहते हैं, दोनों ने दोनों ने समझा कि जाती नशोनुमा मौरूसी और समाजी माहौल से मुतासिर होती है। पैजेट ने भी वही कहा, कोलबर्ग ने भी कहा कि मौरूसी और समाजी दोनों मुतासिर करते हैं नशोनुमा में। अगरचा पैजेट ने बच्चों की इल्मी नशोनुमा यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 मराहिल की तजवीज़ की, लेकिन कोलबर्ग ने अपनी पूरी जिंदगी में एक फर्द की अखलाकी नशोनुमा 6 मराहिल के लिए तजवीज़ किया। कौन है, कोलबर्ग। और जबकि पैजेट मतलब पैजे ने कॉग्निटिव यानी इदराकी नशोनुमा, इल्मी नशोनुमा का ताल्लुक हयातियाती नशोनुमा से किया, हयात से, जिंदगी से। लेकिन कोलबर्ग ने अखलाकी नशोनुमा का ताल्लुक खानदान, असातिजा वगैरह के समाज होने से किया है। तो इसने क्या है, हयाती नशोनुमा से की है उसने, और इसने समाज होने से अपनी बात पेश की है। हाँ, तो उसके बाद हम आते हैं पैजेट यानी पैजे और वाइगॉट्स्की के बारे में। पैजे और वाइगॉट्स्की, हालांकि इस हिस्से को मैं पहले ही बताना था, लेकिन कुछ ख्यालात दिमाग में से जाने की वजह से वो फिल वक्त आपके सामने आ रहा है। तो देखिएगा, तो इन दोनों ने, पैजेट और वाइगॉट्स्की ने क्या बात पेश की। दोनों ने कहा कि बच्चे जिंदगी में तजुर्बात के जरिए इल्म हासिल करते हैं। दोनों ने कहा तजुर्बे से। तहम पैजेट ने कहा कि बच्चे अपनी मुआफ़िकत और तंजीमी सलाहियतों से सीखते हैं, मुआफ़िकत और तंजीम से, टीम बनाकर। लेकिन वाइगॉट्स्की ने कहा कि बच्चे ज़बान और सकाफ़त के ज़रिए दूसरों के साथ
समाजी तामुल से सीखते हैं। जबान और सकाफत के जरिए क्या है, दूसरों के साथ समाजी तामुल के जरिए सीखते हैं करके वाइगास्की ने कहा। इसके अलावा जबकि पैजे ने कहा कि हयातियाती तरक्की सीखने के शुरू होने से पहले होती है। हयातियाती इंसान क्या है, बच्चे पहले हयाती तौर पर बड़ा होता है, बाद में सीखना शुरू करता है, क्योंकि प्याजे ने कहा। लेकिन वैगोस्की ने कहा कि समाजी सकाफती तालीम तरक्की का सबब बनती है। यानी बच्चा समाजी तौर पर तालीम हासिल करता है तो तब जाकर बच्चा क्या है, नशो नुमा पाता है, तरक्की करता है, आगे बढ़ता है करके इसने उसके खिलाफ अपनी बात पेश की। ये रहा पैजेट, कोलबर्ग, वाइगोस्की, इन तमाम के दरमियान मुमासलत और इख्तिलाफ। यहाँ पर क्या है, ये हिस्सा होने के बाद अगला हम क्या है, ज़बान के नशोनुमा को मुतासिर करने वाले और ज़बान के बारे में, ज़बान की नशोनुमा, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, और सोच के अफकार की नशोनुमा, और उसी तरह ज़बान की इर्तिका में नो चोम्स्की का नज़रिया क्या है, इसके बारे में, और साथ ही साथ क्या है आखिर में प्रीवियस ईयर के सवाल जो इस सबक से पूछे गए हैं इसके बारे में हम बहस करेंगे। हाँ, हाँ, तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और पिछले वीडियो जो पहला सबक, दूसरा सबक जो हुआ है हमारा, उन वीडियोस को भी देखिएगा। उनको देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिएगा। उम्मीद है कि आप हमारे इन तमाम वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।